नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, साइप्रस में अपना सम्मान करवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कनाडा पहुंच चुके हैं, जहां वो G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। और देखना होगा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनका आमना सामना होगा तो क्या वो ट्रंप को जन्मदिन की देरी से शुभकामनाएं यानी बिलेटेड बर्थडे, हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, पूछेंगे कि आप बार बार ये दावा क्यों करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम आपने करवाया है। क्या मोदी ट्रंप से पूछ सकेंगे कि आपने अब तक इजराइल को जंग से क्यों नहीं रोका? क्योंकि इजराइल एक तरफ तो गजा में नरसंहार करता ही जा रहा है और दूसरी तरफ परमाणु हथियार का बहाना लेकर ईरान पर भी हमला कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना है कि ईरान को रोका नहीं गया तो वो 1 महीने में परमाणु हथियार बना लेगा। हालांकि आज फिर से ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। यह भी देखना होगा कि क्या मोदी ट्रंप से पूछ सकेंगे कि आपने पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ क्यों की, क्योंकि अब तो पाकिस्तान हम दोनों के दोस्त इजराइल यानी मोदी जी और ट्रंप जी दोनों के दोस्त देश जो है इजराइल यानी नेतन्याहू साहब, उनका साथ न देकर ईरान का साथ दे रहा है पाकिस्तान। दरअसल ईरान का दावा है कि अगर इजराइल शांत नहीं हुआ तो पाकिस्तान ईरान की मदद के लिए इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। हालांकि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी सेना का बयान आया है जिसमें इस बात का खंडन किया गया है। तो बहुत कुछ यहां पर अलग अलग ढंग से बनते बिगड़ते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान एक दूसरे खेमे में है और पाकिस्तान दूसरे खेमे में यानी वो ईरान के साथ नजर आता है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी नजर आता है। आज की दोस्ती नहीं है, अमेरिका और पाकिस्तान की बहुत पुरानी दोस्ती है। आजादी के समय से, जब से पाकिस्तान बना है तब से हम चले गए दूसरे वर्ल्ड की तरफ यानी सोवियत रूस की तरफ और पाकिस्तान चला गया अमेरिका की तरफ। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अमेरिका के साथ अब भारत नजर आता है, पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ नजर आता है। भारत इजराइल, अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ भारत जो है वो नजर आता है इजराइल के साथ। और इसलिए मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जब गजा में युद्ध विराम की बात थी, जब वहां पर वोटिंग थी, तो 19 ऐसे देश थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। 149 देश थे जिन्होंने सीधे सीधे युद्ध विराम, तत्काल युद्ध विराम के लिए वोट किया। 12 ऐसे देश थे जिन्होंने इस युद्ध विराम के खिलाफ वोट किया था। वाजिब है कि ये लोग वही थे जो इजराइल का साथ दे रहे थे। और इसके अलावा 19 देश यूएन में ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी किसी का पक्ष नहीं लिया, उसमें से भारत भी था। यानी अघोषित तौर पर भारत अमेरिका और इजराइल के साथ नजर आता है। ऐसे में ट्रंप साहब से पूछ पाएंगे नरेंद्र मोदी कि क्या पाकिस्तान जो है वो उस खेमे में है, तो फिर ये आप जो दोनों देशों के बीच सीज फायर और इन सब की बात करते हैं उसका क्या मतलब है? वैसे मोदी ट्रंप से जब मिलेंगे तो वो ऑपरेशन सिंदूर या ईरान पर हमले को लेकर कोई चर्चा करेंगे, इसके आसार कम ही हैं दोस्तों। अगर ये सब कहने की हिम्मत दिखानी होती तो अब तक मोदी ऐसा कर चुके होते, पूछ चुके होते कि आखिर आपने सीज फायर की घोषणा क्यों की। और एक नहीं बल्कि अब तो 14 बार आप कह चुके हैं। कल भी आपने जब ट्वीट किया, यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल भी एक ट्वीट नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पर उन्होंने जो मैसेज लिखा उसमें साफ साफ वही लिखा है कि जिस ढंग से हमने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर करवाया, ट्रेड का हवाला देकर, व्यापार का हवाला देकर, वैसे ही हम इजराइल और ईरान के बीच करवाएंगे। तो क्या यह होने जा रहा है? ये सवाल पूछेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन फिलहाल वो अपनी विदेश यात्राओं का मजा ले रहे हैं, इतना समझ लीजिए। साइप्रस से अब गए हैं नरेंद्र मोदी कनाडा की धरती को छू लिया उन्होंने और इसके बाद वो जाएंगे, 2 दिन यहां रहने के बाद जाएंगे क्रोएशिया। इसलिए नरेंद्र मोदी को और यही अच्छा भी लगता है नरेंद्र मोदी को कि वो विदेश की यात्रा करें, अलग अलग देशों में जाएं, उनका सम्मान हो, वहां पर गौरव हासिल करें। और सबसे बड़ी चीज कि जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलें तो मोदी मोदी के नारे लगते हुए उनको वो सुनाई दे, यानी वहां का जो भारतीय समुदाय है वो कहे कि अब भारत को मोदी के नाम से जाना जाता है। आपने देख लिया होगा वो वीडियो साइप्रस का, एक महिला कह रही है कि पहले भारत को भारत के नाम से जाना जाता था, अब मुझे अच्छा लगता है कि अब भारत को मोदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन विदेशों में रह रहे भारतीयों की तारीफों से देश में हालात नहीं बदलने वाले दोस्तों। यहां तो वही अव्यवस्था और लापरवाही दिख रही है जो
मोदी के 11 साल के शासन में बनी हुई है। अहमदाबाद हादसा इसकी ताजा मिसाल है। यहां मोदी को विपक्ष के सवालों के जवाब न देना पड़े, इसलिए अब सरकार ध्यान भटकाने में लगी है। याद कीजिए कि पहलगाम हमले के कुछ दिन बाद जब पूरा देश शोकाकुल था, तब मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला ले लिया था। और अब अहमदाबाद हादसे में, हालांकि वो फैसला बहुत बड़ा फैसला और अच्छा फैसला था, उसकी हम सब ने तारीफ की थी, लेकिन अब अहमदाबाद हादसे में ईमानदार जांच पर सवाल उठ रहा है, तो जनगणना पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज ही जनगणना पर नोटिफिकेशन जारी हो गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि यह सब ध्यान भटकाने की कवायद है। आइए जरा सुन लीजिए कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय क्या कह रहे हैं, सुनिए। जनगणना के बताए जा रहे रास्ते साफ हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सरकार जब कहीं फंस जाती है, जब सरकार को जनता को जवाब देना होता है, तो निश्चित तौर से सरकार ये हथकंडे अपनाती है और पूरी केवल लोगों को एक जो उनका एक ध्यान भटकाने का एक रास्ता बना के दिखाते हैं। जो करना है तत्काल करना चाहिए। और जैसे महिला आरक्षण पास हो गया, लागू क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्योंकि लोगों को ध्यान भटकाना। अब कब होगा, कैसे करेंगे, वो अलग चीज़ें हैं, पर ये जनता का ध्यान भटकाने की सारी योजना सरकार बना के रखती है। और कब कब कौन सा पिटारा खोलना है, वो पिटारा समय समय पर खोलते रहते हैं। सर, क्या आपको नहीं लगता अधिसूचना भी अब आ गई है? क्या चीज़ें धीरे धीरे आगे तत्काल धीरे धीरे क्यों होती है भाई? धीरे धीरे आप करिए और तत्काल आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, पूरा सरकार प्रदेश से लेके देश में ज़्यादातर सरकार आपकी है। तत्काल तुरंत कराइए, धीरे धीरे नहीं। यही भटकाना लटकाना इनका काम है और ये पिटारा खोलते रहते हैं, पर तुरंत इसको करें और जनता को सुविधा दें। तो भटकाना और लटकाना इनका काम है और यही करते हैं, यही वो कर रहे हैं, यानी मोदी सरकार की बात ये कर रहे हैं। वही सरकार ने जनगणना का समय बता दिया है, यह भी बता दिया है कि किस तरह वो पूरे देश में इसे करवाएगी। मगर इसमें जाति के सवाल पर चुप्पी दिख रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस ने क्या सवाल उठाया है, जरा वो भी आपको बता देता हूं। कांग्रेस ने सवाल उठाया है, देखिए कांग्रेस के सवाल, कि क्या मोदी सरकार आरएसएस के दबाव में जातिगत जनगणना से पीछे हट गई है? क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है उसमें जाति आधारित जनगणना, जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं है, इसलिए यह बात यहां कांग्रेस पूछ रही है। क्या मोदी सरकार हर बार की तरह फिर से वादा खिलाफी कर रही है? दूसरा सवाल। और तीसरा वाजिब सवाल, क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की 90% आबादी को धोखा देने जा रहे हैं? ये 3 सवाल यहां पर कांग्रेस ने पूछे हैं। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को चेतावनी देने के अंदाज में क्या कुछ कहा है वो भी बता रहा हूं। कांग्रेस की चेतावनी क्या है? नरेंद्र मोदी, याद रखें, जातिगत जनगणना कांग्रेस और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का मिशन है। यह देश को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने की पहली सीढ़ी है। राहुल गांधी ने संसद में कहा भी है कि हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। यह बात यहां पर देख रहे हैं आप। राहुल गांधी ने संसद में कहा भी है कि हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। नरेंद्र मोदी और बीजेपी लाख साजिशें कर लें, लेकिन हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके अधिकार और न्याय दिलाकर रहेंगे। यह बात कह रही है यहां पर कांग्रेस पार्टी। जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना का सवाल इस समय खास इसलिए हो गया है क्योंकि आगामी बिहार चुनाव में इसका साफ असर दिखाई देगा। अगर मोदी यहां वादा खिलाफी करेंगे तो फिर बिहार में इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। वैसे भी इस समय मोदी के लिए हर तरफ से नुकसान ही दिख रहा है। इजराइल ईरान लड़ाई में अंबानी जैसे कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। अगर ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये गैजेट उसी का है। जाति आधारित जनगणना इसमें नहीं है, लेकिन जनगणना का नोटिफिकेशन है। लेकिन इससे इतर हम अगर आगे बढ़ें और इजराइल ईरान की तरफ जाएं, तो इजराइल और ईरान में कारोबारियों को नुकसान हो रहा है और खासकर अंबानी को नुकसान हो रहा है। अंबानी को, मुकेश अंबानी, हो सकता है कि अदानी साहब को भी हो रहा हो। अगर मोदी इजराइल के साथ खुलकर खड़े होते हैं तो बाकी इस्लामिक देशों की नाराजगी तय रहेगी और इसका असर देश में तेल की कीमतों पर पड़ेगा। और ईरान से जो संबंध बिगड़ेंगे वो अलग। ईरान से कैसे संबंध है आप जानते हैं, बिल्कुल पारंपरिक। हमारा और उनका संबंध बहुत पुराना, आज का नहीं है, दशकों पुराना संबंध है, सदियों पुराना कह सकते हैं। दशक तो बहुत कम कह रहा हूं, सदियों पुराना। अगर ईरान के साथ खड़े होते हैं तो फिर इजराइल और उसके साथ अनकहे तौर पर अमेरिका की दुश्मनी आपको मोल लेनी पड़ेगी। लेकिन पहले की विदेश नीति पर मोदी सरकार अगर चलती तो उसके सामने यह दुविधा नहीं होती, क्योंकि तब हमारे साथ तीसरी दुनिया के देश और रूस की मित्रता थी।
रूस के साथ हम दोस्ती वाले पूरे भाव में थे। अब मोदी की अमेरिका परस्ती के कारण पुराने दोस्त भारत से दूर हो गए हैं, जबकि नए दोस्त भरोसे लायक नहीं हैं। ऐसे में क्या मोदी गलती सुधारते हुए पुरानी विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ लौटेंगे, या एक बार फिर कनाडा में ट्रंप के गले पड़ते दिखेंगे? ये देखना होगा। क्या फिर से गले पड़ेंगे नरेंद्र मोदी? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि दोराहे पर खड़े नरेंद्र मोदी आखिर किस तरह और किस तरफ जाएंगे, ये भी देखेंगे। ईरान के आगे कैसे बेबस है इजराइल, ये भी समझेंगे आज। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ईरान के आगे इजराइल बेबस कैसे है और कैसे अब इजराइल को आगे कर अमेरिका पीछे हो गया है। क्या यहां इजराइल फंस गया है या अमेरिका ने इजराइल को फंसा दिया है, यह भी समझेंगे। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की बात जरूर करेंगे और कैसे नरेंद्र मोदी के कुछ विदेश नीति और देश में जो जाति आधारित जनगणना की बात जो अभी आपके सामने रख रहा था, उसके कारण देश को फंसा दिया है नरेंद्र मोदी ने, यह भी समझेंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और एक लंबे अंतराल के बाद आज सिद्धार्थ कलहंस साहब हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे चलते हैं पहले उधर डॉक्टर साहब, डॉक्टर राकेश पाठक जी। इजराइल ईरान, इजराइल को आगे कर दिए और अमेरिका अब कह रहा है, कल ही ट्रंप साहब कह रहे हैं कि दोनों के बीच सीज फायर करवाऊंगा। इजराइल कह रहा है कि हम तो इनका जो यूरेनियम का भंडार है उसको खत्म करके ही मानेंगे। लेकिन यूरेनियम का भंडार तब खत्म होगा ना जब अमेरिका वो बम वर्षक विमान देगा जो इजराइल के पास नहीं है। अब इजराइल फंसा हुआ है और इजराइल फंसा हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी फंस गए हैं, क्योंकि हाइफा शहर के ऊपर भी अटैक हो रहा है। पोर्ट किसके पास है आप जानते हैं। अब वहां कनाडा पहुंचे हैं तो कनाडा में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि नरेंद्र मोदी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे बॉय को कहते हैं कि नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि नरेंद्र मोदी का वहां पुरजोर विरोध हो रहा है। तो अलग अलग ढंग की जो सिचुएशन है वो यहां पे है। जरा आपका विश्लेषण। डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी शायद अपने पूरे राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर में से गुजर रहे हैं। वे जिस मोर्चे पर भी हाथ रखते हैं वहां से उन्हें करंट लग रहा है, चाहे अंदरूनी देश के भीतर की राजनीति के मामले हों या अंतर्राष्ट्रीय। पहले थोड़ी सी साइप्रस में उनको जो सम्मान मिला उसकी बात कर लेते हैं। बहुत शोर मचाया जा रहा है कि उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला है, जबकि हकीकत यह है साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर सम्मान है, प्रणब मुखर्जी को मिल चुका है। और भी कई सम्मान है, तो ये पहला सम्मान नहीं। सबसे मजेदार बात यह है कि ये जिस व्यक्ति के नाम पर मिला है वो व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए भारत आया करते थे। मार्केरियस तृतीय, जो भी उनका नाम है, थोड़ा उच्चारण में भूल हो सकती है। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से 60-70 साल पहले मिलने भारत आया करते। तो ये जो नई पीढ़ी है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय वाली, उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि दुनिया 2014 से पहले भी थी जी। अब वे कनाडा पहुंचे। कितना भयानक धर्म संकट है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया का दरोगा 14 बार ये राग अलाप चुका है कि उसने सीज फायर कराया। कल भी जो ट्वीट किया जिसमें ईरान और इजराइल के बीच डील कराने की बात, भरोसा डोनाल्ड ट्रंप ने जताया, उसमें भी लिखा कि जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया वैसे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि अब तक एक बार भी इशारों में भी इसका खंडन नहीं कर सके। मुझे चिंता भारत गणराज्य, भारत देश और भारत के प्रधानमंत्री पद की है, राजीव जी, कि अगर G7 में कोई गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, कोई मीटिंग हो रही होगी, हमें पता नहीं कैसी बैठक व्यवस्था होगी, उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के सामने कह दिया कि मैंने सीज फायर कराया, तब क्या होगा।
राजीव जी, वो नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं होगा, वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का अपमान होगा, भारत जी। के प्रधानमंत्री पद का अपमान होगा कि जिस विषय को हम लोगों ने 1971 से अब तक द्विपक्षीय बनाकर रखा, उसके पहले से, उसमें तीसरे पक्ष का दखल हो गया और अब वो फैसला सुना रहा है सरपंच के रूप में, और हम कोई जवाब नहीं दे पा रहे। ये भी देश का दुर्भाग्य है कि पहली बार ही शायद इतिहास में किसी देश की संसद में, कनाडा में ही हुआ है, लेकिन दुनिया के किसी देश की संसद में हमारे प्रधानमंत्री को तानाशाह उत्पीड़क कहा गया और विदेश मंत्री कनाडा को जवाब देना पड़ा, वहां की मंत्री को, कि कानून अपना काम करेगा, जो जांच चल रही है वो यथावत चलती रहे। वहां तमाम दूसरे संगठन उनका विरोध कर रहे हैं, यद्यपि उसमें वो खालिस्तान समर्थक भी हैं, हम उनकी तो किसी विरोध प्रदर्शन की चिंता नहीं करते। तो ये बहुत चिंताजनक है कि प्रधानमंत्री अपने पूरे सार्वजनिक जीवन के सर्वोच्च शिखर से उतरते उतरते वहां आ गए हैं जहां कनाडा ने न्योता बड़ी मुश्किल से दिया, और अब सबसे बड़ा खतरा अगले 36 घंटे में यह है कि डोनाल्ड ट्रंप मुंह पर ना कह दें कि मैंने सीज फायर कराया। थोड़ा सा ईरान की और इजराइल की तरफ लौटते हैं। जी। मैंने 3 दिन पहले आपसे संकेतों में एक बात कही थी कि ईरान के पास एक ऐसा भौगोलिक हथियार है, हरमुज जल डमरू मध्य, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला यह समुद्री गलियारा है, एक छोटा सा, और इस गली के एक मुहाने पर ईरान बैठा हुआ है। वो लगातार धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने या इजराइल ने इस तरह का कोई हमला किया तो वो इस रास्ते को बंद कर दे। उस दिन विस्तार से बात नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा विस्तार दे देते हैं। हमारे देश में 80% तेल उसी रास्ते से आता है, ईरान का पेट्रोलियम पदार्थ। एशिया के तमाम देशों में 85% तेल उसी रास्ते से आता है, हरमुज जल डमरू मध्य जल संधि भी कहते हैं उसे। दुनिया के और तमाम देशों के लिए भी वहीं से सामग्री जाती है, और अगर ईरान ने इस पर किसी भी तरह की रोक लगा दी, एक भी जहाज किसी का उसने आग के हवाले कर दिया, तो वो रास्ता बंद हो जाएगा जी। पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी। अंतिम और सबसे जरूरी विषय है परमाणु हमले का, आपने जिक्र किया। जो मैं समझ पाया हूं उसके मुताबिक, और विद्वानों का भी कई लोगों का मानना है, मैं तो साधारण विद्यार्थी हूं, कि ईरान अब इस लड़ाई को थोड़ा लंबा खींचना चाहता है। उसके पीछे उसकी रणनीति यह है कि उसका 2003 से जो परमाणु कार्यक्रम स्थगित है, परमाणु प्रसार के चलते, संधि के चलते, आशंका तो बार बार जताई जाती है कि वो शायद बना चुका है परमाणु बम। बीच बीच में जो धरती कांपती है दाएं बाएं ईरान की सीमाओं पर, लोग समझते हैं उसने भूमिगत परीक्षण किया है। लेकिन अगर उसने नहीं भी बना रखा है तो उसको सिर्फ इतनी मोहलत चाहिए कि अंतिम चरण में उसको फाइनलाइज करके पूरी तरह तैयार कर दे। उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। दूसरा, उसे बहाना चाहिए वैश्विक पटल पर यह बताने के लिए कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, उसके सिर पर अमेरिका का हाथ है, यह हमारे ऊपर कभी भी परमाणु हमला कर सकता है। इसलिए अब ईरान ये दावा करेगा कि हम विवश होकर परमाणु हथियार बना रहे हैं, और इसलिए वो युद्ध को लंबा टालेगा। दोनों देशों की एक अंतिम तुलनात्मक बात और कर दें कि इजराइल का भूगोल, उसकी जनसंख्या ईरान के मुकाबले बहुत कम है। आबादी का जो फैलाव है, बसाहट है, वो इजराइल का चूंकि भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत कम है तो बहुत घना है। उदाहरण के लिए अगर 421-420 लोग एक जगह रह रहे हैं इजराइल में, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, तो इतने ही इलाके में ईरान में 40-45 लोग रहते हो। तो अगर ये युद्ध आगे बढ़ा, हवाई हमले इसी तरह जारी रहे, ड्रोन और मिसाइलों से, हाइपरसोनिक मिसाइलों से, तो इजराइल को ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। अब तक लगातार बढ़त और कमी चल रही है, लेकिन ईरान लगातार अब बढ़त बना रहा है। यह विश्व युद्ध में नहीं बदलेगा, इतना कम से कम मुझे विश्वास है, क्योंकि अमेरिका
सीधे इस लड़ाई में शामिल होने की स्थिति में अभी नहीं है। नहीं है। होने को कल कुछ भी हो सकता है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जहां तक परमाणु हथियार की बात है तो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है जिसकी हेड हैं तुलसी गवार्ड, उनका कहना है, उन्होंने जो आधिकारिक बयान दिया है उनका कहना है कि अमेरिका के पास माफी चाहूँगा, ईरान के पास यूरेनियम भंडार तो है और उसको काफ़ी बढ़ा चुका है, लेकिन अभी तक उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, परमाणु बम नहीं है। और ये भी उनका कहना है कि बिना परमाणु हथियारों वाले किसी देश में इतना यूरेनियम भंडार होना आश्चर्यजनक है। तो लेकिन अमेरिका को डर है कि जितना परमाणु यूरेनियम भंडार है ईरान के पास, 1 महीने में 9 परमाणु बम वो बना सकता है। ये डर है और इसी डर से इजराइल जो है वो उस पर बम गिराना चाहता है, लेकिन ऐसी जगह पे है वो जहां इजराइल जिसको खत्म नहीं कर सकता। आना चाहता हूं सिद्धार्थ जी आपके पास, जरा आपसे भी समझूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की राजनीति और दो राहे पे कैसे फंसे, उस पर भी हम सेकंड राउंड में आएंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड में ईरान इजराइल और उसके कारण दुनिया अगर 2 भाग में बट भी जा रही है तो भारत किधर जाए, कहां है भारत? नरेंद्र मोदी के काल से पहले गैर कांग्रेसी सरकारें भी रहीं, लेकिन ये स्थिति कभी नहीं थी। देश के हर आदमी को ये भारत का स्टैंड क्या होगा ये पहले से पता होता था। लेकिन इस बार जो स्थिति नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाई है, ईरान हमारा पारंपरिक सहयोगी रहा है, हम इजराइल के हमलावर रुख के विरोध में हमेशा रहे हैं, हम फिलिस्तीन के स्वायत्तता का समर्थन करते हैं, बहुत सारी चीजें, ये तमाम सारी सरकारें आती जाती रही हैं। लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक बार थोड़े समय के लिए, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए 1977 में मिलकर रही है। वीपी सिंह के साथ भी मिलकर सरकार कुछ दिनों तक के सहयोगी रहे, लेकिन ये स्थिति कभी नहीं आई कि भारत इस तरह के दोराहे पर आकर खड़ा हुआ, जहां पर हमने इससे पहले देखा है पाकिस्तान के साथ जब हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे, उस दौरान किस तरह भारत को अपनी किसी असमंजस की नीति के चलते दुनिया भर में किस तरीके से अलग थलग होना पड़ा था और हमसे ज्यादा समर्थन पाकिस्तान को हासिल हुआ था। और आज ईरान के मसले पर एक बार फिर हम वही गलती करते हुए देख रहे हैं। जिस तरह से गाजा के मसले पर भारत ने एब्सटेन किया, जिस तरह से शंघाई कोऑपरेशन के बयान से अपने आप को अलग करते हुए एक अलग बयान जारी करते हैं, और जो पूरा सीन क्रिएट हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं, ये भारत को एक बहुत विकट स्थिति में डालने वाला है। क्योंकि देखिए, लड़ाई आज नहीं तो कल, जिस तरह से ट्रंप साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने खत्म कराई, और आज लगातार अभी पाठक जी कह रहे थे डॉक्टर साहब की 14वीं बार कह दिया है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये ट्रंप के लिए भी एक बड़ा तमगा है। वो भी दुनिया में अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि देखिए, हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ऐसा किया। तो कनाडा में वो ये बात नहीं कहेंगे, और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के साथ रहते हुए उनकी मौजूदगी में ये बात कहें। और ये बात तो अब साफ है कि इजराइल के पीछे जिन लोगों का हाथ है, और आज तक जिन्होंने इजराइल की अजेय छवि बनाकर रखी थी, आज वो इस स्थिति में आ गए हैं कि अब वो नहीं चाहते हैं कि लड़ाई आगे जाए। क्योंकि ट्रंप ने ऐसे नहीं कहा है, ट्रंप ने कहा है कि जिस तरह हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान की में सीज फायर कराया, उनकी लड़ाई को रुकवाया हमने, उस तरह से यहाँ भी लड़ाई रुकेगी। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक चैनल पीछे से वो एक्टिवेट हो गया होगा। और कुछ खबरें इस तरह की आई भी हैं कि हो भी गया है कि कैसे भी अब वो ताकतें जो अब तक इजराइल के सर पर हाथ रखे हुए थी, जो इजराइल को हर तरीके से ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से उकसा रही थी, वो अब इस स्थिति में नहीं है कि वो लड़ाई को लंबा खींच सके और या लड़ाई लंबी जाए। या अब उनकी मंशा नहीं है, वो ये चाहते हैं कि लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन कुल जमा नुकसान जो हिंदुस्तान का होता है, कि हिंदुस्तान की का जो ये टैक्टिकल जो पूरा ये जिसे कहते हैं ना 180 डिग्री का जो शिफ्ट दिखता रहा है हमारी विदेश नीति में। हम सभी लोग जानते हैं कि मोटे तौर पर हमारी विदेश नीति में सरकारों के बदलने से कोई असर नहीं होता है,
हमारी विदेश नीति कमोबेश एक जैसी रहती है, लेकिन अब जो हुआ है वो भारत के लिए निस्संदेह है। भारत के लिए इजराइल हो सकता है कि वैचारिक दृष्टि से इस समय भारत में जो सरकार हो उसको इजराइल बहुत सूट करता हो सकता है कि वर्तमान में हमारे सत्ताधीशों के लिए रोल मॉडल हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें एक देश के तौर पर, तो भारत के लिए खाड़ी देशों में अपने लिए इस तरह का माहौल बनाना, ईरान को इस तरह से अपने से अलग थलग करना, और ये अलग बात है कि आज अमेरिका के दबाव में खाड़ी के कई देश ऐसे हैं जो खुले तौर पर ईरान के साथ नहीं है, कुछ ईरान के खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन जो पूरे खाड़ी देशों का जनमानस है, जो पूरा इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम कहीं से अमेरिका के इजराइल के साथ कतई नहीं है। और ये स्थिति जो हिंदुस्तान ने अपनी खुद पैदा की है, ये आने वाले समय में हिंदुस्तान के ट्रेड के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के रोजगार के लिए और हिंदुस्तान की वैश्विक स्थिति के लिए बहुत विकट होने जा रही है। हमने इससे पहले पाकिस्तान से हमारे कई बार युद्ध हुए हैं, और उन युद्धों में हमने देखा है कि खाड़ी के वही देश जिन्होंने हमारा साथ खुले तौर पर दिया है, जो हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर खड़े रहे हैं, वो आज एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहां हिंदुस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि पहलगाम उसके बाद की जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी, अब की स्थिति ये है कि हिंदुस्तान और ज्यादा वैश्विक पटल पर दुनिया के तमाम मुल्कों से एकदम अलग थलग पड़ चुका है। और ये स्थिति किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान के लिए फायदे का सौदा नहीं होता है। और उसकी खाड़ी के बारे में, उस मार्ग के बारे में अभी डॉक्टर राकेश पाठक ने बताया, और बिल्कुल सही उन्होंने बताया कि अब ईरान इस युद्ध को लंबा खींचते हुए अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न, जो ऐसा लगता है बहुत सारे, अब तुलसी गबार्ड ने जो कहा है उस हिसाब से, तो फिर आपकी अगर ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, ईरान ने अगर नहीं बनाया है, तो आज तक ये जो आपके तमाम सारे सैंक्शन और जो तमाम सारे जो ईरान के खिलाफ पूरी नाकेबंदी थी, ये किस बात के लिए थी? बिल्कुल, ये किस बात के लिए थी? क्या सिर्फ इस बिना पर, इस शुबहे पर कि वो परमाणु शक्ति संपन्न हो चुका है या होने जा रहा है, या उसने इतना ये यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है कि कल को वो ऐसा बना सकता है? ये एंटीसिपेशन में ये सारा कुछ था। तो ये अपने आप में ये साबित करता है कि ईरान अब इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित करेगा। और जिस दिन पहला अटैक होता है इजराइल का, जब उसने बमबारी की जिसमें ईरान के कई साइंटिस्ट और कमांडर उनके जो है मारे गए हैं, उसके बाद अगले दिन जिस तरीके से परमाणु संधि पर बातचीत होनी थी, उस बातचीत से जिस तरीके से विड्रॉल हुआ है, उस दिन ऐसा लग गया था कि ये ईरान अब इस मौके का फायदा उठाकर अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भी घोषित करेगा। और उसके पीछे एक सीधा बचाव भी होगा कि चूंकि इजराइल ने ऐसा किया है, हमें इस मोड़ पर खड़ा किया है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद जो पावर गेम है, वो पावर गेम एकदम डिफरेंट होगा, फिर वो नहीं होगा। और मैं इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे टसल में एक चीज देख रहा हूं कि इजराइल और नरेंद्र मोदी दोनों कई मामलों में समानताएं भी हैं। दोनों के बारे में एक हवा खड़ा किया गया है कि साहब इनका तो कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, ये तो अजय अपराजय ऐसी शक्तियां इनके पास हैं कि इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम इजराइल का जो हाल देख रहे हैं, और हम ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, हम पिछले 3-4 महीनों में हम जो हमारे महामानव का जो हाल देख रहे हैं, ये इसमें आपको बहुत सारी समानताएं दिख रही होंगी जी। हम एक आयरन डोम का नाम सुनते थे कि साहब इजराइल के पास एक ऐसा आयरन डोम है, कुछ हो ही नहीं सकता, भेद ही नहीं सकता कुछ। और फिर हम देख रहे हैं तेल अवीव में, हम हाइफा में, हम जिस तरह का तहस-नहस, जिस तरह की तबाही देख रहे हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं देखिए इजराइल ने क्या किया, एक भुनके की तरह, मतलब उनका क्षेत्रफल कितना छोटा है, इतने सारे अरब देशों से घिरा हुआ, लेकिन एक इस परसेप्शन ने इजराइल को इजराइल बना रखा था। एक परसेप्शन ऐसा था, उस परसेप्शन बनने के पीछे ब्रिटेन अमेरिका जैसे बड़े मुल्क भी उसके पीछे जो खड़े थे वो भी था। लेकिन आज जो परसेप्शन टूटा है, ठीक वही जो एक परसेप्शन हमारे महामानव ने बना रखा था, ऐसा पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, पूरी दुनिया जय जयकार कर रही है। आप खुद बता रहे हैं, अब साइप्रस गए तो कोई महिला हैं जिन्होंने कह दिया कि साहब अब हिंदुस्तान तो मोदी के नाम से जाना जाता है। अरे भी तो हमें तो साइप्रस का ही सपोर्ट दिख जाता।
जब पाकिस्तान के साथ हमारी ये स्थितियां चल रही थी, हमें साइप्रस का ही सपोर्ट दिया जाता है, पूरी दुनिया कर रही है। माना कि उसके बहुत मायने नहीं होते, लेकिन कुछ अंगोला, इथोपिया, कहीं से कुछ सपोर्ट तो आता है हमें। ये कैसा डंका बज रहा है कि हमारे साथ कोई खड़ा भी नहीं हो रहा, हमारा डंका भी बज रहा है। और जो ये विदेश यात्राओं में मोदी मोदी होता है, अब तो इसकी कहानी बहुत आ गई है। प्रशांत जी ने भी कई बार उस RTI का जिक्र करते हुए तमाम सारी बातें बताई हैं कि साहब किस बिना पर, कितने खर्च पर वो पूरा शो रचा जाता है, जिसमें जो है वो एक भीड़ जो है वो उन्माद सा दिखाते हुए मोदी मोदी चिल्लाती है, और उनमें कुछ अपने आंखों में आंसू भी लाते हैं, कुछ अजीबोगरीब वो स्टेज शो करते हैं। वो सब सारी चीजें खुल के सामने आ गई, और ना भी आती तो देश के लोगों ने उसका व्यवहारिक परीक्षण देख लिया। अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 महीने के भीतर ही ये सारे घटनाक्रम हुए हैं। जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में थे, युद्ध नहीं था, वो एक मिलिट्री ऑपरेशन की स्थिति थी, लेकिन उस स्थिति में, उससे पहले पहलगाम की स्थिति में, और अभी जो हमारे संसदीय प्रतिनिधिमंडल जो गए दुनिया भर के मुल्कों में, जो मुझे लगता है कि हो सकता है मेरी जानकारी कुछ कम हो, लेकिन किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिले या कहीं किन्हीं 2 देशों का संयुक्त बयान कहीं जारी हुआ हो, या मुझे तो एक भारत की न्यूज एजेंसी के अलावा कहीं कोई बहुत ज्यादा हमें मीडिया भी इंटरटेन करते हुए दिखा हो। तो अब ये सब चीजें आज की तारीख में छुपती नहीं है। वो अब पूरे हिंदुस्तान के उन लोगों ने जिन्होंने एक बड़ी अपराजेय छवि बना रखी थी, उनके सामने खुल के आ गई। अब हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो ये स्थिति ईरान और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने अपनी स्थिति को, जो पहले से कमजोर दिखी थी, हमारी सामने निकल कर आई थी, उसे हमने बजाय मजबूत करने के, या उसको वहां हमने कुछ डैमेज कंट्रोल करने के लिए वहां पायबंद लगाने का, उसको दुरुस्त करने के कहा, हमने अपने आप को और ज्यादा कॉर्नर कर दिया। हमने अपनी स्थिति को और ज्यादा खराब किया है। इजराइल और ईरान के बीच में जो है, ये तो ठीक है, अब जब ट्रंप ने कह दिया है भाई, वो तो अब हर जगह सीज फायर करा सकते हैं। जब कह दिया है तो मुझे लगता है कि अब वो ताकतें जुट गई हैं कि वो कितनी जल्दी जल्दी खत्म करें, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जितना दिन चलेगा वो और चीजें उधर कर सामने आएंगी, और कमजोरियां निकल कर सामने आएंगी। तो वो नहीं चाहते हैं कि अब और ज्यादा चीजें निकल कर सामने आए। इससे पहले ही जो है वो एक सीज फायर हो जाए। और हिंदुस्तान के बारे में 14 बार कहा है, हो सकता है 140 बार वो कहेंगे कि देखिए साहब हमने ये करा दिया है। लेकिन कुल जगह मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने स्टैंड से, हमने वैश्विक प्लेटफॉर्म पर अपने आप को कमजोर किया है, और ये हमने अपने आप को कमजोर किया है, ये हमें लंबे समय तक कष्ट देगा, हमें लंबे समय तक परेशानी में रखेगा, परेशान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, दोबारा आता हूं आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और एक छोटे से अंतराल के बाद। और सुनील जी, आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, आपसे भी इस दोनों के मसले में भारत, यानी इजराइल और ईरान के बीच भारत कहां दिखाई देता है, जाए तो किधर जाए? भारत अगर खुले तौर पर यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में वोटिंग में और गजा में युद्ध विराम, तत्काल युद्ध विराम के लिए 12 जून को वोटिंग थी, कई बार हम लोग इसी मंच से उसकी बात कर चुके हैं, और भारत उन 19 देशों में दिखा जिसमें जिन लोगों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, मतलब भारत भाग गया वहां से। ये अपने आप में, ये कहने में शर्म आती है, इसलिए वहां पर कोई देश, हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है कि इंडिया गठबंधन के किसी और नेता का सरकार है, ये की सरकार है, ये नहीं है। मामला हिंदुस्तान का है। और ऐसे में अगर आपको चूज करना पड़े, पाकिस्तान तो खुले तौर पे, अगर पाकिस्तान के हवाले से ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान परमाणु हमला करने तक के लिए तैयार है इजराइल पे, हमें परमाणु मदद करने के लिए तैयार है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इसका खंडन आया है, फिर भी अगर ये बात आ रही है ईरान की तरफ से, तो आप सोचिए कि ईरान का भरोसा पाकिस्तान पर हमसे ज्यादा है, तब तो वो खुल के पाकिस्तान का नाम ले रहा है, लेकिन भारत का अभी तक नाम नहीं लिया। व्यापार ही सही, चलिए व्यापार की ही बात कर लेते हैं सुनील जी। न ट्रंप साहब भी व्यापार करना चाहते हैं, मोदी जी भी अपने 2 व्यापारी साथियों का साथ देना चाहते हैं, तो फिर व्यापार के लिए ही कर लो ना, साथ दे दो। वो भी नहीं दिखाई देता। सुनील जी। धन्यवाद राजेश जी।
अगर आप व्यापार की बात करेंगे तो इजराइल की मजबूरी है भारत के साथ रहना, भारत की मजबूरी नहीं है। भारत अरबों रुपया देता है, उससे हथियार खरीदता है। ये स्थिति है कि इजराइल से भारत को ढेर सारे व्यापारिक लाभ है। तो ये, लेकिन ईरान के साथ भारत के परंपरागत संबंध है, और उन संबंधों का आकलन आप इस आधार पर कर सकते हैं कि भारत की आज़ादी 1947 में मिलने के बाद कुछ ही वर्षों के भीतर भारत और ईरान के बीच में एक बहुत ही सहयोग के समझौते हो गए थे। इस देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, 2 प्रधानमंत्रियों को छोड़कर, और हाल का कोई प्रधानमंत्री नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे इनके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, उनके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, उसके पहले नरसिंह राव साहब हो। कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जो इसने ईरान की यात्रा न की हो। शुरुआती दौर में लाल बहादुर शास्त्री नहीं गए हैं, उनका बहुत एक छोटा सा कार्यकाल था, और एक राजीव गांधी नहीं गए। बाकी कोई सबके सब प्रधानमंत्री ईरान जाते रहे। जब वो मैंने ईरान के नाम से नहीं जाना जाता था, तब भी भारत के साथ उसके अच्छे संबंध। ईरान राज्य तो देश बहुत बाद में बना। तो एक सांस्कृतिक संबंध है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। पूरे अरब जगत में भारत के लाखों लोग रोजगार में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अध्ययन अध्यापन में हैं, बड़ी संख्या में लोग वहाँ काम करते हैं। उतनी बड़ी संख्या में क्या उसके बहुत ही छोटा सांसद जो इजराइल में है। इजराइल एक सत्तावादी देश है जो विस्तार में विश्वास करता है, जो सत्ता को मजबूत करने में विश्वास करता है, मानवीय अधिकारों को मजबूत करने में विश्वास नहीं करता। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसे कोई आस्था नहीं है। सत्ता कैसे बनी रहे, विस्तार ऐसे राज्य का कैसे कर लिया जाए, इसे वो विश्वास करता है। जो हमारे परंपरागत मूल्य और विश्वास के आधार भूमि रही है, उससे भी हम इजराइल के नजदीक नहीं। इजराइल के साथ जाकर के आप, हो सकता है कि सत्ता को मजबूती मिलती हो सकता है कि तंत्र को कोई मजबूती मिलती हो, लेकिन अगर आप व्यवस्था की जहां तक बात करेंगे, मानव मात्र की बात करेंगे, अपने नागरिकों के हितों की बात करेंगे, तो वो नहीं मिलता। ईरान से मिलता है। और इसीलिए लगातार हम ईरान के साथ हमारे संपर्क बने रहे। आज ये बात कई लोग ये तर्क देते हैं कि भी हाल का जो भारत पाकिस्तान का संघर्ष था, उसमें इजराइल साथ था। क्या कहा इजराइल ने? क्या इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया? क्या बयान आया था? यही तो बयान आया था उनका कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। तो कौन कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के खिलाफ हैं? कोई ऐसा देश आया है क्या? तो जो ये तर्क देने वाले लोग हैं, वो ये बताओ कि वो किस तरह का इजराइल का बयान है। हर व्यक्ति इस तरह का बयान देता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज का जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, इजराइल जो कर रहा है पूरे इलाके में, वो लगातार स्थिति है कि केवल और केवल दक्षिण एशिया की स्थिति, पश्चिम एशिया में विध्वंस की स्थिति है। गाजा में जो हो रहा है, क्या इसका कोई समर्थन कर सकता है? ईरान को लेकर के इजराइल की स्थिति ही होगी। ईरान को लेकर के उसको ये लगा कि वो जो पुतिन साहब को लग रहा था यूक्रेन के बारे में लेके कि 24 घंटे के भीतर वो इस लड़ाई को जीत लेंगे, वही एक मिस कैलकुलेशन कर सकते हैं आप ईरान को लेकर के इजराइल का होगा। इजराइल को कतई उम्मीद नहीं थे कि ईरान इस तरह से प्रतिकार कर सकता। इसकी वजह है कि अब तक इजराइल किनसे लड़ता रहा? वो लड़ता रहा है हमास से, वो लड़ता रहा हिजबुल्लाह से, वो लड़ता रहा है हूती से। ये जो नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी देश के साथ बड़े लंबे समय के बाद इसको संघर्ष करना पड़ा, जिसकी पूरी की पूरी सेना है। और वो एक ऐसा देश है जो इराक के साथ कई वर्षों तक लड़ाई लड़ चुका है, तमाम आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए है। निश्चित रूप से वहाँ अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, वहाँ बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही खराब है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। निश्चित रूप से जब आपके ऊपर दुनिया का आर्थिक प्रतिबंध नहीं है तो आपके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन ईरान ने कभी सरेंडर नहीं किया, और आज जो उसका परमाणु का कार्यक्रम है वो कोई 1-2 साल का है क्या? कई साल पुराना उसका कार्यक्रम है। प्रतिबंध इसी बात के लिए लगे, यूरेनियम संवर्धन को लेकर के उसके ऊपर प्रतिबंध लगे। इन्हीं देशों ने उसको इजाजत दी कि 300 किलोग्राम तक वो अपना यूरेनियम रख सकता है और 60% तक उसका संवर्धन कर सकता है। ये बात भी कही गई, इन्हीं देशों ने कहा है।
या अमेरिका ही है जिसने ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम में सहयोग किया? चलिए सवाल है एक कि एक एक तस्वीर देख लीजिए। चलिए आप बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये दोनों तस्वीर देखिए, एक कश्मीरी कालीन है और एक नक्काशी वाला सिल्वर का पर्स है। ये दोनों नरेंद्र मोदी जी लेके गए साइप्रस के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी साइप्रस की, उनके लिए खास नरेंद्र मोदी जी खास उपहार देते हैं। आपको याद होगा कि जो बाइडेन की पत्नी के लिए भी 7 लाख रुपए या कितने लाख रुपए के हीरा दिए थे, तो वैसे ही साइप्रस को भी लेके गए हैं। चांदी का है ये नक्काशी वाला पूरा जो है, लेडीज़ पर्स जो रखती हैं महिलाएं वो, और साथ में ये कालीन ये है। चलिए हो सकता है हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल ऐसा हो कि महिलाओं को किसी को हीरा किसी को पर्स देते हों, मुझे नहीं पता, ये नरेंद्र मोदी जी को ज़्यादा पता होगा। और कश्मीरी कालीन तो जानता हूँ कि ऐसी चीज़ें गिफ्ट में दी जाती हैं। चलिए बस ये दिखाना था जानकारी के लिए, क्योंकि अब साइप्रस से नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं, वहाँ क्या क्या गिफ्ट लेके गए हैं और बर्थडे विश करने के लिए क्या लेके गए हैं ये देखना होगा। आपको बता दूं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी 2 दिन पहले ही अपना बर्थडे मनाए हैं, तो इसलिए बर्थडे विश की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर कहीं ये खबर दिखी नहीं कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को विश किया है, जबकि व्लादिमीर पुतिन ने फ़ोन करके उनको विश किया था, जानकारी के लिए। लेकिन सुनील जी अपनी बात आप ये इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए राजीव जी कि साइप्रस जाने वाले कौन से प्रधानमंत्री, अब तक कितने प्रधानमंत्री गए, किस तरह के हित में साइप्रस के साथ भारत के रहे हैं? सवाल ये है कि आप अगर केवल इस बात का उल्लेख करना है कि पहले प्रधानमंत्री हैं, दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो इस देश की यात्रा की है, बात दिगर है। हमको अपने संसाधनों का भी ख्याल रखना होता है और अपने डिप्लोमेटिक जरूरतों का भी ध्यान रखना होता है। अब इसकी व्याख्या ये की जा रही है कि साइप्रस के ऊपर तुर्की की निगाह बनी हुई है, तुर्की से उसके संबंध बड़े खराब हैं, तुर्की को संदेश देने के लिए साइप्रस गए। अरे तुर्की को आमने सामने खड़े होकर संदेश दे दीजिए, घूम करके संदेश देने की आवश्यकता है। हमारी स्थिति तो यह नहीं है कि हम कहीं बैकडोर से किसी कोई संदेश दें। क्या तुर्की को आमने सामने संदेश देने की स्थिति में आप नहीं है कि साइप्रस जा करके आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जहां तक उपहार का लेन देन का सवाल है, लोग देते रहे लेते रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी, मेरी स्मृतियों में नहीं है किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने इतने महंगे महंगे उपहार किसी अपने दौरों के दौरान दिए। ये भी है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कितने प्रगति की है, हमारी अर्थव्यवस्था कितनी है। ये इस पे सवाल एक खड़ा होता है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। हो सकता है। अब सवाल है कि ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को की शुरुआत अमेरिका ने की है। आप जब चाहेंगे तब उस देश को अपने इशारों पर नचाते रहेंगे। अगर आप वो देश आपको स्वीकार नहीं करेगा तो आपके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। चुनी हुई सरकार को गिरा करके रजा पहलवी की सरकार बनाई गई थी। पहलवी की सरकार के खिलाफ विद्रोह करके नई सरकार आई। अगर पहलवी की सरकार को भी अगर अमेरिका चलने दिया होता तो क्या इस्लामिक क्रांति की नौबत क्यों आती? इस्लामिक क्रांति की स्थिति क्यों बन गई वहां? क्या उससे पश्चिमी देशों की भूमिका नहीं है? अब अगर वह देश अपना काम कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि आप परमाणु हथियार नहीं बना सकते, तो परमाणु हथियार इजराइल क्यों बना सकता है? किस इजराइल को क्यों जरूरत मिलेगी? इजराइल के ऊपर दबाव क्यों नहीं होना चाहिए कि वह दुनिया के सामने अपने परमाणु कार्यक्रम का निरीक्षण करावे और अपने परमाणु आयुधों को नष्ट करें? आप अपनी पसंद के अनुसार दुनिया चलाना चाहते हैं, एक तरफा कैसे चलेगा? और अगर कोई देश अपना कार्यक्रम चला, ईरान ने नहीं कहा कि हम परमाणु बम बनाएंगे, उन्होंने शांति काल के लिए, शांति के प्रयोग के लिए हम अपना यूरेनियम का कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, तो अनुमति नहीं दी जाएगी उसको। और आप ईरान, रूस और यूक्रेन के युद्ध ने तो दुनिया के तमाम देशों को परमाणु बम बनाने के लिए प्रेरित कर दिया है। अगर ये यूक्रेन ही है, यूक्रेन ने भी तो अपना परमाणु कार्यक्रम बीच में रोक दिया था। अगर उसके पास परमाणु बम होता तो क्या रूस की हिम्मत थी क्या कि उनके ऊपर हमला कर देते हो? तमाम देश सोचने लगे हैं कि हमारे परमाणु शस्त्र संपन्न होना चाहिए। एक पूरी की पूरी दुनिया जो परमाणु शस्त्रों के खिलाफ एक अभियान चलाई, वैचारिक स्तर पर तमाम दुनिया के देश इसके लिए तैयार हुए, समझौते कराए गए, तमाम दुनिया के देश उस समझौते में शामिल हुए, और आज स्थिति यह बन गई, पश्चिमी देशों ने और अमेरिका ने मिलकर के बना दिया, जिससे रूस भी शामिल है, कि आप तमाम देशों को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि परमाणु निशस्त्रीकरण का जो फार्मूला था वो पूरी तरह से फेल कर गया है।
कि जो छोटे विकसित, विकासशील, अविकसित और पिछड़े देशों को एक सुरक्षा का आश्वासन बड़े देशों के माध्यम से, दुनिया के देशों के माध्यम से मिल रहा था, उसको पूरे के पूरे इस परंपरा को आपने तोड़ दिया। जी, आज स्थिति ये है, ईरान के सामने ईरान की स्थिति हो गई है कि ईरान की मजबूरी है वो कि अपने कार्यक्रम को चला ले। इजराइल को स्थिति ये उम्मीद नहीं थी। इजराइल को ये लग रहा था कि वह पूरी तरह से ईरान को बर्बाद कर देंगे और ईरान को लेकर के जो अरब देश है उसमें भी बंटवारा हो जाएगा। वो स्थिति तो नहीं आई। आखिर जो ईरान से मिसाइल चल रही हैं, कोई दोनों देशों के बीच में सीमा तो मिलती नहीं है, वह कुछ देशों के ऊपर से जा रही है। तो क्या वह देश अपने सीमा, अपने इलाके का प्रयोग करने नहीं दे रहे हैं? ईरान को सहयोग नहीं कर रहे हैं? जॉर्डन सहयोग नहीं कर रहा है? आपने तो कैलकुलेट ही किया था ना कि शिया सुन्नी का झगड़ा होगा, अरब देशों के बीच ईरान की लोकप्रियता है नहीं, ईरान एकदम किनारे हो जाएगा, तमाम अरब देशों के बीच विभाजन हो जाएगा और पूरे का पूरा खुला मैदान मेरे लिए होगा, जैसा चाहेंगे वैसा ईरान को हम बर्बाद कर देंगे। आप वहाँ के राजनयिकों को, वहाँ के सेनाध्यक्ष को, वहाँ के वैज्ञानिकों को मार डालेंगे यह बताने के लिए कि नहीं हम इतने ताकतवर हैं कि जब चाहे जिसको मार डालें और जब चाहे वहाँ तख्ता पलट दें। दरअसल यह पूरा का पूरा संघर्ष ईरान में व्यवस्था को बदलाव की है, ईरान में के वर्तमान तंत्र को बदलने की कोशिश है, क्योंकि ईरान का जो आज का वर्तमान तंत्र है, खमेनी सरकार जो है, वह इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करती और इजराइल के साथ किसी भी संघर्ष के लिए तैयार है। वह इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वक्तव्य के स्तर पर भी वो कभी भी कोई सकारात्मक बात इजराइल को लेकर के नहीं करती। यह बेचैनी इजराइल की है। इजराइल और यूएस दोनों मिलकर के जो तमाम देश ऐसे थे जिनको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया इजराइल के पक्ष में, वो उतने आक्रामक नहीं रह गए जो आक्रामकता उनके साथ थी। और यह चुप्पी गाजा को लेकर के उनकी चुप्पी इस बात को संकेत करती है। जी बिल्कुल। तो आज इस बीच में स्थिति हो गई कि इजराइल की स्थिति हो गई है कि अब युद्ध इस मुकाम में पहुंचा कि यूएस का अगर सहयोग इजराइल को खुल के नहीं मिलता तो इजराइल को समर्पण करना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको बैकडोर से समझौते करने पड़ेंगे, क्योंकि ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। भारत को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। मेरा अपना मानना है कि भारत जो अपनी बात कहता रहा है शांति के लिए, निश्चित रूप से आप शांति की अपील कीजिए, लेकिन शांति की अपील केवल अपील करने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए एक दबाव बनाना पड़ेगा। और दबाव बनाने की स्थिति में भारत है, क्योंकि दोनों देशों के साथ भारत के मजबूत व्यापारिक संबंध है। इजराइल के ऊपर कितना दबाव बना पाएगा भारत, ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इजराइल के ऊपर भारत कितना दबाव बना पाएगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन ईरान के साथ भारत अपने संबंध को आज भी खोल सकता है, ओपन कर सकता है, जिसको बंद करने की कगार पर भारत आ चुका है, या इन दोनों के बीच खटास बढ़ती जा रही है, जबकि एक पारंपरिक संबंध रहा है दोनों देशों के साथ। और खामनेई साहब जो हैं उनका परिवार यहीं से गया है, बाराबंकी से, उत्तर प्रदेश से, आप लोगों को पता होगा। तो ये भारत से ऐसा संबंध है, इसके बाद आज स्थिति ऐसी है। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं और आपसे भी ज़रा समझूं इन दोनों देशों के बीच भारत के संबंध की बात, दोनों देशों के साथ संबंध। और अब तो नरेंद्र मोदी जी कनाडा पहुंच चुके हैं, तस्वीरें अलग अलग देख रहे हैं। साइप्रस में उनको पहला नहीं बल्कि दूसरा सम्मान मिला है, ऊपर से सेकंड नंबर का सम्मान, जिसको भारत में पहले नंबर का सम्मान बताया जा रहा है, जिसके बारे में डॉक्टर राकेश पाठक जी बताए ही। तो ये सब है, इन सब के बीच ज़रा आपका विश्लेषण, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जाति आधारित जनगणना आज गायब है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही जी देखिए राजीव जी, कनाडा में क्या होगा जब जाएंगे मोदी जी, इसके बारे में बहुत कुछ आया है सामने। वो इनविटेशन पहले नहीं आया, बाद में कैसे आया, इस बात पे मैं आऊँगा। लेकिन पहले ज़रा ईरान की बात कर रहे हैं, ईरान इजराइल की बात कर रहे हैं। देखिए, ईरान जो है वो कोई तंजीम नहीं है हमास की तरह। हमास के पास अपनी एयरफोर्स नहीं है। हमास के पास 20,000 25,000 फाइटर्स हैं। उनका मुख्य सबसे बड़ा हथियार रॉकेट है या ग्रेनेड या इस तरीके के वेपन्स हैं। वो उनके पास फाइटर जेट्स नहीं हैं, उनके पास मिसाइलें नहीं हैं, उनके पास रडार सिस्टम नहीं है। ईरान एक देश है, और केवल देश नहीं, एक सिविलाइजेशन भी है। तो और उनका बावजूद सैंक्शन, लगभग
3 दशक से भी ऊपर हुआ सैंक्शन लगे हुए। सैंक्शन कभी सख्त होते हैं, कभी ढीले होते हैं, लेकिन सैंक्शन है ईरान के ऊपर। और ईरान उन सैंक्शंस के बावजूद उसने अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप की है तमाम चीज़ों पे। वेस्टर्न मीडिया में, पश्चिमी मीडिया में जो, और भारत के मीडिया का भी स्रोत कई बार जो है वो अक्सर पश्चिमी मीडिया होता है। पश्चिमी मीडिया और थिंक टैंक्स में ईरान के स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को लेकर बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं होती है। अगर हुई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती, जैसा सिद्धार्थ जी बता रहे थे अभी, कि उनका जो डोम था जिसकी बड़ी चर्चा दुनिया भर में थी, वो तो खत्म हो गया, डोम तो गिर गया, तो मिसाइल चले गए तेल अवीव में। तो अब वेस्टर्न मीडिया में भी ऑब्जेक्टिव खबरें नहीं आ रही हैं। आप किसी भी देख रहे पश्चिमी मीडिया को, तो उनका स्लांट तुरंत थोड़ा सा इसराइल की तरफ सिंपैथेटिक होता है। हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या ये दिशा लेता है, क्योंकि रिजीम चेंज, जो सुनील जी ने भी कहा और सिद्धार्थ जी ने भी कहा कि रिजीम चेंज का मोटिव था, रिजीम चेंज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। रिजीम चेंज मारने तक का भी था, खamenei को हम एलिमिनेट भी कर दें, जैसे उन्होंने बाकी जनरल्स को किया है। अगर इसमें वो कामयाब नहीं होते हैं तो फिर रिजीम चेंज तो इजराइल में होगा राजीव, फिर बड़ी मुश्किल आएगी। और इसलिए ट्रंप ने पहले से कह दिया है कि हम सीज फायर करवाएंगे उनके बीच भी, भारत का जिक्र करते हुए। इसमें भारत का रोल क्या होना चाहिए था? आप सोचिए, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले भारत की विदेश नीति और भारत के का जो कद था अंतर्राष्ट्रीय विवादों में, वो कितना बड़ा था। और चाहे वो नॉर्दर्न मूवमेंट हो, चाहे वो ब्रिक्स का वो सारे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भारत ने अपना रोल पीछे खींच लिया। यूनाइटेड नेशंस में ढुलमुल रवैया जो आपने अभी बताया, उसकी वजह से सामने आ गया। तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में भारत का रोल बहुत स्पष्ट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र हित और देशों के बीच मित्रता और कम मित्रता या शत्रुता होती है, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। अगर आप ये कहेंगे कि ट्रंप मेरे बड़े जिगरी दोस्त हैं, तो जिगरी दोस्त 14 बार कह चुके हैं कि सीज फायर हमने कराया। आप एक बार भी नहीं कह पाए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो और ट्रंप कोई अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, कोई स्पोक्स पर्सन, कोई सूत्रों के हवाले से बात नहीं कर रहा है, वो कैमरे में सीधे आके बोल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही चिंताजनक स्थिति मोदी जी ने अपनी बना ली है। साइप्रस वगैरह कंट्रीज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे देश, हमारे लिए। किसी तीसरे देश को चढ़ाने के लिए अगर आप जा रहे हैं, ये कौन सी विदेश नीति है? जो सुनील जी कह रहे थे, ये कोई विदेश नीति है कि आप किसी को चढ़ाने के लिए वहां जा रहे हैं? तो लेकिन इस पे देश को पुनर्विचार करना चाहिए, कि संसद को चर्चा करनी चाहिए कि देश की विदेश नीति कितनी डिरेल हो चुकी है, कि आपकी दिशाहीनता जो है वो अब राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचा रही। क्योंकि अभी अगर पाकिस्तान के साथ आपकी जो संघर्ष हुआ, उसमें आप अलग थलग पड़ गए, आपको इतने एमपीज भेजने पड़ गए, 65-59 एमपीज भेजने पड़ गए। वो 59 एमपीज भी कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर पाए, कोई एक बयान प्रोक्योर नहीं कर पाए, कोई बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से या विदेश मंत्रियों से बहुत मुलाकातें नहीं हो पाई। तो अगर विदेश नीति की ये स्थिति आ गई कि आपको भेजना पड़ा और उसके बाद भी आप कामयाब नहीं हुए, और दुनिया को आपको बताना पड़ रहा है कि आपके देश में विपक्ष भी है और विपक्ष के लोगों को आप भेज रहे हैं, और उतने समय के लिए ईडी सीबीआई का सीज फायर विपक्ष के ऊपर हो गया कि जब तक विदेश में, जब तक इनके यहाँ
ईडी सीबीआई नहीं जाएगी, तो आपको दुनिया को बताना पड़ रहा है कि आपके देश में विपक्ष भी है। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। दूसरी बात जो कनाडा की है राजीव, वो बहुत ही गंभीर बात है, जो कल जब मोदी जी जाएंगे और क्या होता है, हम लोगों की भी निगाहें होंगी कि कनाडा में होता क्या है। देखिए, G7 में हम मेंबर नहीं है। मोदी जी ने इन्विटेशन प्रोक्योर किया है डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज के जरिए, क्योंकि उन्होंने 3 महीने पहले 2 महीने पहले जिनको बुलाया था उनमें आप नहीं थे। तो अगर इन्विटेशन प्रोक्योर किया है तो जो बातें सामने आ रही हैं वो आ रही है कि कुछ शर्तें उसने रखी जो आपने मानी है या नहीं मानी, ये हमको अगले 24 घंटे में पता चलेगा, जब कनाडा के प्रधानमंत्री से आपकी वन ऑन वन बातचीत होगी और वहां के मीडिया में क्या छपता है। खबर ये है कि जो निज्जर का हत्याकांड था, जो खालिस्तानी समर्थक निर्झर का हत्या हुआ कनाडा में हुई थी, उसके हत्याकांड में कनाडा का आरोप जो है भारत सरकार के ऊपर था। दोनों देशों ने, कनाडा ने हमारे तमाम एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को पर्सनल नॉन ग्रेटा कर दिया, अपने देश से निकाल दिया था। ये भी एविडेंस आया कि जो 5 आइस कंट्रीज है उनका कुछ एविडेंस आया। उसी वजह से ट्रूडो के रहते हुए भी भारत और कनाडा के संबंधों में खिंचाव आया था। वो अब कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात आ रही है कि इन्फोर्समेंट डायलॉग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इन्फोर्समेंट डायलॉग क्या है? जब भारत और कनाडा के बीच में 1987 से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है कि उनके सजायाफ्ता लोग या उनके लीगल सिस्टम को वांटेड लोग और हमारे लीगल सिस्टम में वांटेड लोग की अपराधियों की और अभियुक्तों की अदला बदली हो सकती है। ये जब प्रत्यर्पण ट्रीटी है हमारे उनके बीच में, तब इस डायलॉग की, इन्फोर्समेंट डायलॉग की क्या आवश्यकता है, और वो भी प्रधानमंत्री के स्तर पर। ये इन्फोर्समेंट डायलॉग सिर्फ और सिर्फ निज्जर वाले मामले में ही हो रहा है। जी। क्या होगा बंद कमरे में, क्या बातें होंगी, ये हम देखेंगे, लेकिन ये एक नया मुसीबत नरेंद्र मोदी जी के लिए होगी, जो कि ऑलरेडी एक जिसको मैं कहूँ कि एक स्लाइड की तरफ है उनकी इमेज, उसमें एक धक्का और लग सकता है अगर ये बातें सही हैं तो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब कनाडा पे कल और परसों 2 दिन खूब चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले इधर चर्चा ईरान और इजराइल और उसमें भारत, और नरेंद्र मोदी साइप्रस से कनाडा पहुंच चुके हैं। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं खासकर ईरान के साथ संबंधों में भारत क्यों पिछड़ता जा रहा है? जी, इसमें मुझे लगता है मोडानी एंगल बहुत ज्यादा है, इस वजह से शायद पिछड़ता जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र हित से ऊपर जो है राष्ट्रीय श्रेष्ठ का हित हो गया है, इसलिए पिछड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा अचानक जो तय हुई राजनीति, उसके पीछे भी यही कारण बताया जा रहा है। और जयराम रमेश ने तो खुलकर आरोप लगाया है कि मोडानी घोटाले से जुड़े हुए व्यक्ति की नागरिकता भी जो है वहीं से है, और ऑफशोर कंपनियां जो साइप्रस से चलती हैं, ये है राजनीति। तो कुल मिलाकर लगता यही है। सवाल यह राजनीति की बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ये तो बताया कि फोन किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, लेकिन प्रधानमंत्री से क्या कहा नेतन्याहू ने और प्रधानमंत्री ने क्या भरोसा दिलाया, ये ना नेतन्याहू की तरफ से बात आई है और ना प्रधानमंत्री की तरफ से आई है। तो राष्ट्र को ऐसे गंभीर मसले पर अंधेरे में नहीं रखा जा सकता जब 2 राष्ट्राध्यक्षों की बात हो रही है और एक ऐसे राष्ट्र के प्रमुख से बात हो रही है जो युद्ध में उलझा हुआ है। तो ये बात देश के सामने आनी चाहिए कि आपकी क्या बातचीत जो है नेतन्याहू के साथ हुई है। राजीव, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा राजीव जी, अभी खबर ये आ रही है कि जो ईरान की संसद है वहां एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और वो खुद को जो परमाणु अप्रसार संधि है NPT, उससे अपने को बाहर करने जा रहा है और ये कानून वहां की संसद पास कर सकती है। ये वहां तैयारी हो गई है। यानी जिसके लिए हमला किया गया था ईरान के ऊपर, अब ईरान भी खुलकर आ गया है कि ठीक है अब तो हम इससे बाहर निकलना है, फिर हम पे वो आपके वो लागू ही नहीं होंगे, क्योंकि आपने तोहमत लगाई है और ईरान ने फिर साफ किया है कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है और हम जमीन संवर्धन जो कर रहे हैं
वो परमाणु ऊर्जा के लिए कर रहे हैं, ये उसने साफ कर दिया है। अब वो संधि से बाहर निकलने जा रहा है। अब राजीव जी सवाल ये है कि ईरान के ऊपर जो हमला किया गया और इजराइल ने जो उसका तर्क दिया वो दिया कि साहब इनके पास परमाणु हथियार है। तो पहली बात तो ये कि भाई परमाणु हथियार है तो आप दरोगा हैं थाने के, कि आप जो कहेंगे कि आप ये दफा 25 में चालान कर देंगे कि आपके पास परमाणु हथियार है, आप कौन है? और दूसरी बात राजीव जी, अगर इसी आधार पर ईरान पर अगर हमला हो सकता है कि परमाणु हथियार है, तो कल को इजराइल भारत पर भी हमला कर सकता है, तो भारत के पास भी परमाणु हथियार है। फिर इसका मतलब तो जिस आधार पर आपने ईरान पर हमला किया है, तो क्या कल को इजराइल भारत पर भी हमला कर देगा? तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, क्या ये भी बताया जाए? तो ये परिस्थितियां जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्कों तो एक ही होंगे ना। जो ईरान के लिए तर्क है वो भारत के लिए भी तर्क होगा, फिर इजराइल का ये भी हो सकता है। तो इसके बाद क्या होगा? दूसरा ये राजीव जी कि अब लग ये रहा है कि इजराइल जो है उसे शायद ये समझ में आ गया कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया। और जो असली बात है राजीव जी ये है कि वहां का बासलेन करके कुछ एक संगठन है, मानवाधिकार संगठन इजराइल का, उसने कल एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो विज्ञप्ति एक जारी की है। और उसका कहना यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में जबरदस्त गुस्सा है, क्योंकि इसने इजराइल को तबाह कर दिया और इसने जिस तरीके से मानवता का अपराध किया है लेबनान और गजा में, तो इसके खिलाफ यहाँ आरोप ज्यादा थे और यहाँ जो थे काफी ज्यादा विद्रोह भड़क रहा था नेतन्याहू के खिलाफ। तो इसने तीसरा मोर्चा खोल दिया ईरान के खिलाफ, ताकि जो गुस्सा नेतन्याहू के खिलाफ उपज रहा है वो दूसरी तरफ मुड़ जाए और लोग ईरान की तरफ चले जाए। और इसमें थोड़ी सी उसको सफलता मिली, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से पलटकर वार किया और जिस तरीके के विजुअल राजीव जी गजा से आते थे जब इजराइल हमला करता था, ठीक उसी तरीके के विजुअल अब इजराइल से आ रहे हैं। और लोग कह भी रहे हैं कि भाई ये विजुअल जो है ये गजा के नहीं है, इजराइल के हैं, तो अब धोखा मत खाइएगा, ये गजा नहीं है, ये इजराइल है। तो ये अब कहना जो है शुरू कर दिया है। तो यानी ये समझ में आ गया इजराइल को कि ईरान को जो उसने सोचा था वैसा नहीं निकला। और मुझे लगता है राजीव जी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल के साथ खेल कर दिया है और शायद नेतन्याहू को ज़ेलेंस्की बनाने पर तुल गए हैं। जो पहले तो हथियार देके हमले करा दिए ईरान पर और अब उलझा दिया तो मैं, और खुद कह रहे भाई मैं तो शांति का दूत हूं, मैं तो शांति कराऊंगा, मैं तो वार्ता कराऊंगा और युद्ध खत्म करा दूंगा। अरे भाई तो युद्ध खत्म कराओगे तो हथियार दिए काहे को थे उसको इजराइल को? और फिर आपने खुद भी कह दिया कि उसने अमेरिका के जो उन्नत हथियार थे उनका इस्तेमाल किया। ये खुद बयान दे चुके ट्रंप 2 दिन पहले अभी कि हमारे उन्नत हथियारों का उसने इस्तेमाल किया। तो जब आपके उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया और आप कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना भी नहीं है, तो फंसा दिया नेतन्याहू को ज़ेलेंस्की की तरीके से। बहुत शातिर किस्म के आदमी मालूम पड़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमारे वाले जो है राजीव जी उनको बच के रहना चाहिए। कनाडा में जा रहे हैं, गले पड़ने की बिल्कुल भी कोशिश इस बार ना करें। गले पड़ने की कोशिश की तो ट्रंप कुछ ऐसा ही फंसा सकते हैं, तो ये ज्यादा ध्यान रखें हमारे वाले भी उनके पास जाने से पहले। तो ये राजीव जी जो भू राजनीति चल रही है और दुनिया भर के अंदर जो चीजें चल रही है वो कुल मिलाकर एक तरीके से शांति तो नहीं है, दुनिया में शांति पैदा कर रही है। लेकिन इस बीच राजीव जी ईरान के विदेश मंत्री का एक बड़ा मजेदार बयान आया है। जर्मनी ने उनको सलाह दी कि भाई आप जो मानवता के खिलाफ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तुमने 2 बार विश्व युद्ध कराए और हमने अपनी जमीन पर इन यहूदियों को शरण दी, तो हमको ज्ञान मत दो, ज्ञान अपने पास रखो। तो ये भी उनके ईरान के विदेश मंत्री का बयान आ गया है। और ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन जो है, कल उन्होंने इराक के राष्ट्रपति अल सुदी में जो भी है उनसे बातचीत की है और कहा है कि इजराइल ने ईरान की संप्रभुता पर हमला किया है। युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की है। जो भी इजराइल के साथ खड़ा होगा वो चाहे कोई हो, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ईरान झुकने वाला नहीं है, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे और अगर इजराइल का यही एग्रेशन जारी रहा तो हम इसको बहुत दर्दनाक इसको जो है वो इसका इलाज करेंगे। ये साफ तौर पर पेजेशकियन ने कहा है। और राजीव जी अब इजराइल की पुलिस जो है वो खुद सुबह सुबह ट्वीट करके बताती है कि कहां कहां मलबे के ढेर लगे हुए हैं और मलबा उठाने में काफी समय लगेगा। इजराइल के राष्ट्रपति जो है दिन में 3-3 बार ट्वीट करके बता रहे हैं कि ईरान बहुत पुष्ट मुल्क है और उसने मिसाइलों से हमले किए हैं। इजराइल ने खुद आज मान लिया है कि शुक्रवार से लेकर आज तक ईरान ने 350 मिसाइल जो है वो इजराइल के ऊपर दागी है। तो ये परिस्थितियां हैं। तो इसलिए राजीव जी कहा जाता है कि किसी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए और खासतौर पर जब वो शांति से बैठा हो। दूसरा जो राजीव जी ये चल रहा था, पश्चिमी मीडिया में भी चल रहा था कि जब वो इजराइल का अमेरिका का बी प्लान जो ये है
कि खौमेनी को वहां से हटाना है और सत्ता परिवर्तन ना कराना है, क्योंकि महिलाओं में इस्लाम के प्रति बड़ा विद्रोह है। लेकिन अगर ऐसा था भी राजीव जी, तो ये प्लान बी जो है ये उल्टा बूमरैंग कर गया है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने वहां नागरिक ठिकानों पर हमले किए और 280 से ज्यादा नागरिकों की वहां जाने गई हैं, और पूरे ईरान में इजराइल और अमेरिका के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी ये दांव उल्टा पड़ गया है, पूरा ईरान जो है वो एकजुट हो गया है। तो ये जो है गलती जो है ये समझने की जो कर रहे थे। दूसरा राजीव जी जो उनके पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री का बयान आया कि साहब हम करेंगे, वो असल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान भी नहीं था। हमारी जो मीडिया है खासतौर से जो लाहौर पर कब्जा कर रही थी, उसने राजीव जी चलाया। वो चलाया कैसे? ट्विटर पर एक हैंडल है रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और वो ब्लू टिक हैंडल है। वो पता नहीं पाकिस्तान से चल रहा है, ये भारत से चल रहा है, ये कहां से चल रहा है। उसने जो था वो जारी कर दिया ये बयान कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। उसको लेके हमारे यहाँ का जो भोंपू मीडिया था, जो लाहौर पे कब्जा कर रहा था, इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहा था, आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, शहबाज शरीफ की जगह मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा रहा था, उसने यहाँ टूंगा चला दिया। तब पाकिस्तान को कहना पड़ा है कि हमने इस तरीके का कुछ नहीं किया। ये है कहानी आज जी। मीडिया अपना काम कर रहा है और इसलिए तो अपने यहाँ के सीडीएस ने कहा था कि 15% समय तो हमारा मीडिया के इस फेक न्यूज़ को किनारे लगाने में चला गया, जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था। 15% समय, और वो भी अगर अपने यहाँ के रक्षा उस समय जब हमारे डिफेंस सिस्टम का चला जाए तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। खैर, बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा इस चैप्टर से बाहर निकल के, समय कम है, लगभग 20 मिनट का समय है, और उसमें आप पांचों साथियों से चाहूँगा कि इस विषय पे थोड़ा अपना विचार भी रखें। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जाति आधारित जनगणना चूंकि ज़रूरी है इस बात को यहाँ पर लाना, क्योंकि आज उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कांग्रेस का दावा है, कांग्रेस का कहना है कि इसमें जाति की बात नहीं है, जनगणना की बात है। कैसे देखा जाए इसको? राजीव जी इस पर आएंगे, लेकिन 1 मिनट मुझे दीजिए। अमलेंद्र जी ने जो कहा, जिस दिन से ये लड़ाई शुरू हुई है, हमारे हिंदुस्तान में जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनमें कई ऐसे प्रोफाइल हैं जो कहीं बहराइच से चल रहे हैं, उसका नाम है ईरान मॉनिटर। कोई पाकिस्तान में कहीं से चल रहा है, उसका नाम है इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री। 1-2 एक्सपर्ट्स हैं जो इनके हैंडल के पूरे आईपी एड्रेस तक जाके बता देते हैं। तो ऐसा ही कोई हैंडल होगा, और ये पहले भी हो चुका है। भारत में लगातार ऐसा होता है यार कि हमारे ट्विटर हैंडल पर तमाम फर्जी प्रोफाइल बन जाते हैं, जबकि इस तरह के जो खाड़ी युद्ध के संकट के समय जो ज्यादा भरोसेमंद हैंडल्स हैं, जैक्सन हिंकले हैं, बहुत बड़े हैं, वॉर मॉनिटर है, मेगाट्रॉन है, इस तरह के जो हैंडल्स हैं उनमें पर्याप्त ठीक सूचनाएं मिलती। मुझे 1 मिनट का समय सिर्फ दे दीजिए इस इजराइल और ईरान संकट पर। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत संक्षेप में 1 मिनट में, और आज जो परिस्थिति है वो हमारे दर्शकों के लिए, आप सब लोग जानते ही हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक भी जानते हैं। ये समस्या बहुत पहले से चली आ रही है, 1 सदी से ज्यादा पुरानी समस्या, ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद से। लेकिन अगर निकट इतिहास में देखें तो 1947 में जब ग्रेट ब्रिटेन वहां से रवाना हुआ, उसने असैन्यीकरण वहां से किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का 181वें नंबर का प्रस्ताव था, उसका समर्थन उसने किया। जाते जाते वो फिलिस्तीन और इजराइल को बांट गया। तब से अब तक जितने संघर्ष हुए, कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि इजराइल इतनी खराब स्थिति में पहुंचा हो। अरब इजराइल युद्ध 1948 के उसके जाते जाते ही शुरू हो गए थे। अरब लीग एक तरफ थी, इजराइल अकेला था। बाद में ये हमास वगैरह बने। एक योम कुप्पर युद्ध है 6 दिन का, 1973 का, बहुत बड़ा, 6 दिन में बड़ी लड़ाई हो गई। उसके बाद ही वो चर्चित कैंप डेविड समझौता हुआ, जो जिमी कार्टर ने, वॉशिंगटन के पास 100 किलोमीटर दूर एक जगह है कैंप डेविड, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का एक रिट्रीट जैसा है, रूरल रिट्रीट है। वहां पर वे 13 दिन तक रहे जिमी कार्टर, अनवर सादात और मेनाचेम बेगिन के साथ उन्होंने कैंप डेविड समझौता कराया। अनवर सादात और मेनाचेम बेगिन को नोबेल पुरस्कार मिल गया। तब दुनिया को ऐसा लगा था शायद अब अरब इजराइल संघर्ष रुक जाएगा। 1979 में कैंप डेविड समझौता हुआ, लेकिन उसके बाद ये लड़ाई दोबारा शुरू हुई। हमास और इन सब के सक्रिय होने के बाद यासिर अराफात के समय भी चलती रही। पहली बार ऐसा है लगभग 1 सदी की लड़ाई में
कि जब इजराइल उस परिस्थिति में पहुंच गया जब वो गुहार लगा रहा है अमेरिका से कि उसकी जी। मदद के लिए साथ आ जाए, और डोनाल्ड ट्रंप अब जिमी कार्टर की भूमिका में पहुंचना चाह रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में वे इस तरह का कोई कैंप डेविड में दोनों को मिलाकर वहां पर तफरीह करें और समझौता करा दें, और समझौता हो जाए तो दुनिया के लिए बहुत बेहतर है। ये संक्षेप में संघर्ष की भूमिका। कई युद्ध हुए अरब इजराइल, बहुत सारे। जी जी बिल्कुल, यौम किप्पुर यहूदियों का सबसे पवित्र दिन है, प्रायश्चित का दिन होता है। उस दिन वो युद्ध शुरू हुआ था, 6 दिन चला। जी अब बिल्कुल। जो जातिगत जनगणना का प्रश्न है वो हमारे भारत की रणभूमि का, यहाँ के महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण विषय होने जा रहा है। अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, अधिसूचना जारी हो गई। अब असली अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों की है। अब सोशल मीडिया पर अभियान शुरू होगा कि जाति के कॉलम में क्या लिखवाएं, और इसके साथ साथ अब इसको इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी कि ये नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथ से उन्होंने एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है, इसे ऐसे पेश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है जनता के बीच में ये संदेश जा चुका है कि असल में जातिगत जनगणना की लड़ाई कौन लड़ रहा था, कौन चाहता था गिनती कराना और कौन नहीं चाहता। अंतिम बात यह है जी कि अंततः प्राकृतिक और शासकीय संसाधनों का बंटवारा, लोगों को अपने अपने हिस्से की सभी चीजें इस गिनती के बाद मिल पाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक अच्छा कदम है। अब इसका राजनीतिक लाभ मोदी और बीजेपी कितना उठा पाएगी, अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी। जी जी, लेकिन उसमें कांग्रेस का कहना है कि इसमें जाति जनगणना, जाति आधारित जनगणना की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। नोटिफिकेशन तो जनगणना अभी तो की जनगणना आपने जनगणना की का नोटिफिकेशन किया, जारी किया है, जाति आधारित जनगणना नहीं। अगर ऐसा होता है सिद्धार्थ जी, अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ माना जाएगा कि बीजेपी या मोदी सरकार इसने पैर पीछे खींच लिए? इसका कितना असर बिहार चुनाव पे पड़ सकता है अगर, क्योंकि नोटिफिकेशन में जाति आधारित जनगणना नहीं है, अगर ऐसा होता है तो? देखिए, एक चीज तो पहले स्पष्ट हो गई थी, जाति आधारित जनगणना किसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पिछड़ों के लिए। दलितों की गणना होती है, पिछड़ों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से ये पहले से साफ हो गया कि पिछड़ों की किस तरह की श्रेणियां में उनकी गिनती की जाएगी, पिछड़ों को एक समग्र रूप में उनकी गिनती नहीं होगी, उनके किन क्लासिफिकेशंस में होगी, अभी तक वो पूरा क्वेश्चनर अभी तक सामने आया नहीं है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह की जाति जनगणना की अपेक्षा, या जो जाति जनगणना आजादी के ठीक पहले हुई थी हमारे देश में जाति आधारित, ये कुछ उससे इतर इनके दिमाग का डिजाइन है। और ये घोषणा, सीधी सी बात है, आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी को अपने भी कई सारे अंतर विरोधों से निपटना है, कई सारे दबावों के बीच में हो गई थी जाति जनगणना के सवाल को लेकर, इसलिए आनन फानन में इसका ऐलान किया गया। अब जब एक बार ऐलान कर लिया गया तो जाति आधारित जनगणना और जाति आधारित जनगणना केवल जनगणना होकर नंबर आ जाना यहाँ से पे चीजें थमने वाली नहीं है। फिर उसके बाद वो असली कहानी उसके बाद शुरू होने वाली है। जिन चीजों को, जो चीजें न कभी संघ के एजेंडे में रही, जिन चीजों से लगातार संघ की लड़ाई रही है, या आप यूं कहें कि जिनसे अलग एक फर्क किस्म का नैरेटिव संघ ने 100 सालों में खड़ा किया है, तो ये सारा कुछ तो उसके खिलाफ हो रहा था। तो निश्चित तौर पर इस जातीय जनगणना के ऐलान के बाद संघ की तरफ से एक या तो करेक्टिव मेजर के लिए दबाव हुआ होगा, या एक वहां भी उथल पुथल हुई होगी, और उसके बाद ये हुआ होगा कि इसको किस तरीके से इसे डाइल्यूट किया जा सकता है। तो आज जो नोटिफिकेशन है, अब जब इस पर सवाल खड़ा किया गया है, तो सरकार की तरफ से जो जवाब है वो करीब करीब हम सभी जानते हैं कि सरकार की तरफ से जवाब होगा कि साहब ये तो अधिसूचना मात्र है, जनगणना कैसे होगी, जनगणना का तरीका क्या होगा और उसमें क्या होगा,
ये चीजें तो अभी बाद में सामने आएंगी, फिर वो इन्यूमरेटर जाएंगे और उनको क्या सवाल होंगे, किस तरीके के क्या होगा, वो चीजें बाद में आएंगी। ये सरकार की तरफ का एक रेडीमेड जवाब ये आने वाला है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको डाइल्यूट करने का प्रयास, क्योंकि सबसे बड़ा संकट खुद भारतीय जनता पार्टी के सामने इस जाति जनगणना के बाद खड़ा होने वाला है। एक बहुत की चेंज उनको खुद की राजनीति में करना होगा, या जिस तरह की राजनीति वो करते रहे हैं उसमें भी एक अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। तो उन सब चीजों से बचना है। तो मुझे ऐसा लगता है पूरी कोशिश होगी डाइल्यूट करने की, एक आई वॉश की तरीके से, या एक नाम के लिए कर देने के साथ जाति जनगणना कहा गया था, जाति जनगणना हम करा रहे हैं जी। ये विपक्ष के हथियार को कुंद करने के लिए, या उनको एक तरीके से। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि जाति जनगणना का प्रश्न इतना लंबे समय से आगे बढ़ चुका है, विशेषकर उत्तर भारत के उन राज्यों में जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर होने वाला है। तो मुझे लगता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि आप एक बार जब आपसे गलतियां होनी शुरू होती हैं, फिर गलतियों पर गलतियां होती जाती हैं। जैसे आपको कुछ वर्ष पहले तक ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो सारे दांव सही पड़ रहे हैं। लेकिन आप पिछले कुछ महीनों से देखना शुरू करें तो हम जहां बतौर देश, बतौर एक नेता, बतौर एक पार्टी जहां जिस तरह के भी कदम उठाए जा रहे हैं वो सारे कदम उल्टे और गलत पड़ते जा रहे हैं। तो मुझे यही असर जो है, यही हाल जाति जनगणना को लेकर जो इनकी कवायद है उसमें भी दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत जी आपसे भी समझना चाहता हूं, अगर ऐसा होता है कि उसमें जाति ना हो तो फिर क्या हो सकता है, या इतनी हिम्मत अब नहीं है क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये बन चुका है, ये माना जाए जाति जनगणना करवाना ही होगा, ये माना जाए? अनम्यूट कीजिए जी। हमारे सामने दो मॉडल है, एक बिहार के कास्ट सर्वे का और एक तेलंगाना के कास्ट सर्वे का। दोनों ही मॉडल में तेलंगाना का बेहतर मॉडल है, ज़्यादा सही तस्वीर समाज के सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स की समझ में आती है। अब बिहार में भी और तेलंगाना में भी ओबीसी एक कैटेगरी है। इस जातिवाद जनगणना में क्या ओबीसी एक कैटेगरी के अंतर्गत का सेंसस हो रहा है, या जातियों के नाम के आधार पर केवल संख्या की बात होगी? ये जब फॉर्म्स आएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन मेरा अंदेशा है कि ओबीसी अलग से कोई कैटेगरी इसमें नहीं होने जा रही है। और कास्ट सेंसस का जो सेंसस एक्ट है, उस सेंसस एक्ट में सोशो इकोनॉमिक जो है वो डेटा कलेक्शन की तो बात है। उसी सोशो इकोनॉमिक डेटा कलेक्शन के अंतर्गत ये कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन उसको अमेंडमेंट लाकर बहुत स्पेसिफिक चेंजेस करने चाहिए थे। और केवल हमारे देश में नहीं, अमेरिका में भी होता है ऐसे, इंग्लैंड में भी होता है, बाकी जगह सब जगह होता है ये काम। और सेंसस हर 10 साल में होता है, बहुत सी जगह तो और कम में भी पीरियड में रिपीट होता है। ये तो 16 साल के बाद हो रहा है। लेकिन कास्ट सेंसस में ये चीज अभी सामने आनी है। क्या सेंसस कमिश्नर इसको कर रहे हैं या कोई और मंत्रालय ये डेटा इकट्ठा करेंगे? क्योंकि 2 चरणों में होगा, पहले वो हाउस होल्ड गिनती होगी, उसके बाद वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के सर्वेयर्स आएंगे। वो पूरा प्रोसेस अभी सामने आना है जी। अभी केवल गजट नोटिफिकेशन है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हम समझ लें कि जो सामाजिक बदलाव की बात हो रही है वो अब इरिवर्सिबल है, उसको उल्टा नहीं जा सकता। सामाजिक न्याय की राजनीति को अब आप उल्टा नहीं घुमा सकते। बहुत कोशिश कर रही है, इसका बहुत स्पष्ट संकेत है दोनों ही बातों का कि जिस तरीके से कनाडा में मोदी जी का जाने का जो है योजना बनी, और जिस तरीके से सेंसस आया कि हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चल रहा है।
उसमें वो जो स्थिति 2024 के लोकसभा इलेक्शन में थी, वो स्थिति समाज में बरकरार है। शायद वो और स्थिति खराब हो चुकी है, यानी समाज में सुधार हुआ है। जी। तो राजनीति में इस तरीके की चीजें अब शायद न चल पाए। बाकी देखिए, जिसका जो कार्ड होता है उसका ही फायदा मिलता है। आप दलित राजनीति करके मायावती को नहीं पिछाड़ सकते। हिंदुत्व की राजनीति करके कांग्रेस ने 2-3 बार ट्राई कर चुके हैं। आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। वो उनका डोमेन है, वो उस पिच पे खेलते हैं। सामाजिक न्याय बीजेपी की पिच नहीं है। और उनका जो सबसे बड़ा जो समर्थक है, जो सवर्ण हिंदू है, जिसका 90% वोट मिलता है, उसको धन्यवाद दिया मोदी जी ने कास्ट सर्वे करके। अब देखते हैं कि ये कैसे आगे जो है वो शेप लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि कास्ट सर्वे सेंसस में अभी ओबीसी एक अलग से कैटेगरी शायद ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं ओबीसी अगर कैटेगरी ना हो तो इसका कितना फर्क पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। देखिए, बिहार का चुनाव उससे पहले कुछ नहीं होना, लेकिन ये बात तो तब तक आ ही जाएगी सामने कि आखिर उसमें कैटेगरी कौन सी है, कौन कैटेगरी नहीं है, धीरे धीरे सामने। जरा सुनील जी, आपसे समझना चाहता हूं कितना असर पड़ सकता है आने वाले चुनावों में। अभी जो 2025 में बिहार का चुनाव, 2026 में 5 राज्यों का चुनाव, जिसमें पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण राज्य है, उस लिहाज से देखा जाए तो बिहार में तो सामाजिक सशक्तिकरण प्रमुख मुद्दा ही है, उसी आधार पर चुनाव हो रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं वहां उसको चुनाव में आगे बढ़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं रही, कभी सामाजिक समीकरण की बात नहीं करती रही, सामाजिक सशक्तिकरण की बात करती नहीं रही। वजह था कि अगर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी जाति जनगणना की बात कैसे कर सकती है? वह अपने मुद्दे को कमजोर क्यों करेगी? स्थिति यह है कि जो इसका हिंदुत्व का मुद्दा है वह कमजोर हुआ है। हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों के साथ का जो सामाजिक समीकरण बनाने का प्रयास बीजेपी करती रही है, वह अब लोगों को आकर्षित करती हुई नजर नहीं आ रही। लोग अब उससे एक गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, सरकार उससे विफल है। और सामाजिक सशक्तिकरण का, सामाजिक न्याय की राजनीति निश्चित रूप से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का है। आज से नहीं है, जमाने से है। वो भारतीय जनता पार्टी जमाने से हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो उसकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि वह जाति जनगणना के का जो विमर्श है उसको कमजोर करे जी। और उसको कमजोर करना उसकी राजनीतिक मजबूरी है। और अपनी इसी कमजोरी के कारण वो बिहार के चुनाव में फंसेगी और बिहार के बाद होने वाले किसी राज्य में फंसेगी। उस किसी भी राज्य में जहां पे हिंदुत्व का नारा बहुत मजबूती के साथ बुलंद नहीं है, उस किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या आएगी। उत्तर प्रदेश के राज्य में भी जहां भारतीय जनता पार्टी की सफलताएं बहुत हुई हैं, लेकिन 2024 के चुनाव से साफ नजर आने लगा है कि यहाँ भी सामाजिक न्याय की बात होने लगी है। सामाजिक सशक्तिकरण की जो ताकतें हैं वो एकजुट हुई, वो सरकार से गवर्नेंस की बात करने लगी है। तो यह जो भारतीय जनता पार्टी कभी भी इसको हाई प्रोफाइल नहीं देना चाहेगी, वह इस विषय को कमजोर ही करना चाहेगी। और लेकिन जितना वो उसको कमजोर करने का प्रयास करेगी, वह उसके खिलाफ ही जाएगा। यह जाति जनगणना के कराने की घोषणा करके उसने विपक्ष के इस मुद्दे को खींचने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो खींच नहीं पाई। इसलिए नहीं कि लोग उस जाति जनगणना को, सामाजिक सशक्तिकरण को, सामाजिक न्याय को बीजेपी के साथ देखने के लिए लोग तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी कभी इसके पक्ष में रही नहीं और हमेशा उन ताकतों के खिलाफ रही जो सामाजिक न्याय की बात करते रहे। सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले, सामाजिक सशक्तिकरण की बात करने वाले वर्ग को भी इससे बहुत प्रमुखता नहीं दिया। अगर उसने पिछड़ों को अपने यहाँ स्थान दिया भी तो कोई नेतृत्व में जगह नहीं दी, नीति निर्णय में कोई जगह नहीं दी, संगठन में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया, केवल एक सांकेतिक रूप से दिखावे की बात करती रही। तो यह जो जाति जनगणना का सवाल है, जाति जनगणना में सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय की बात, वह बड़ा मुद्दा है। और बिहार में इस मुद्दे के प्रभावी होने का ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कोई मुद्दा नहीं खोज पा रही है। वह उसकी मजबूरी है कि वो जो जिन छोटे छोटे दलों के साथ उसके समझौते हैं, उस समझौते को आगे बढ़ाते हुए अपनी राजनीति करें और सीधा संघर्ष न होने दें, सीधा चुनाव एकदम दोनों गठबंधनों के बीच में चुनाव ना हो, उसको मल्टी कार्नर चुनाव बनाने का प्रयास करेगी।
वो चाहेगी कि कुमार प्रशांत सक्रिय हो, वो चाहेगी कि जीतन मांझी एक मजबूत स्थिति हो, वो चाहेगी कि चिराग पासवान साहब बहुत मजबूत स्थिति में हो, सब चाहेगी। इसलिए कि सामाजिक न्याय की राजनीति जो है बिहार में बहुत प्रभावी है और एक बड़ा वर्ग है जो उस मुद्दे के साथ एकजुट है, उसे कोई विभाजन नजर नहीं आता। उस वर्ग में विभाजन की कोशिश करेगी बीजेपी। और निश्चित रूप से जो यह नोटिफिकेशन है, जिस नोटिफिकेशन में फिर से जाति जनगणना की बात का उल्लेख नहीं किया गया या कैसे जाति जनगणना कराई जाएगी इसकी भी चर्चा भी नहीं की जा रही है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी एक धर्म संकट की स्थिति होगी। करे क्या, किस विषय किस तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ने दे या कमजोर करे। जी तो बिल्कुल। यह हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सशक्तिकरण की इस राजनीति को निश्चित रूप से बढ़ावा नहीं देगी, कमजोर करने की कोशिश करेगी। कमजोर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी यह अलग का सवाल है, लेकिन बिहार में निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की राजनीति बड़ी मजबूत स्थिति है। महागठबंधन इसी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है और इस राजनीति के बूते वह एनडीए के खिलाफ एक मजबूत एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बनाने में सफल हुए हैं। यह बेचैनी है भारतीय। जी बिल्कुल, ये बेचैनी अब आगे देखते हैं कि कैसे दूर होती है और खासकर बीजेपी जो कर रही है उसका कितना फ़ायदा। एक तो जनगणना की ज़रूरत थी, 2021 में नहीं करवा पाए, कोरोना काल था, लेकिन उसके बाद इतनी देरी और इसके बाद क्या कुछ होता है जिसमें अभी और भी है, परिसीमन भी है, डिलिमिटेशन 2026 में होना है, किस आधार पे होगा, क्या जनगणना के बाद होगा, जनगणना क्या उसमें जाति आएगी, जाति में क्या ओबीसी की कैटेगरी को लेके आएंगे, बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को जवाब ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले जियो पॉलिटिकल सिनेरियो आप देख लीजिए क्या कुछ चल रहा है। नरेंद्र मोदी हैं वहाँ कनाडा में, कनाडा से भी बहुत सारे